अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता रहता है, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली यही उसका ऑर्बिट कहलाता है। पर बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो नतीजे में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है इस ऑर्बिट से थोड़ा सा दूर वाले एक ऑर्बिट की तरफ, और वहाँ जाके रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। अब अगर मिसाल के तौर पर हम देखें तो एक ये नया ऑर्बिट आपको नज़र आ जाएगा जिसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है। पर कुछ सवालात हैं जो हमारे जहन में आते हैं। क्या हम इस नए ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है? क्या हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं जो फोटोन एब्जॉर्ब किया गया जब ये, या फिर जब ये वापस आएगा तो इमिट किया गया, या फिर हम उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब इंशाल्लाह आज की वीडियो में होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ड्राइव करने वाले हैं रेडियस और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि ऐसे दो फार्मूला निकालेंगे जिसके ज़रिए हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी और रेडियस का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियस से। मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन के एटम के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास है, लेट से उसको हमने m से ज़ाहिर कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने e से ज़ाहिर कर दिया, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस में चार्ज मौजूद है उसको हमने ज़ाहिर किया हुआ है ZE से। ZE का मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर को Z से ज़ाहिर करते हैं, और ये E जो है वो चार्ज है। और याद रखने वाली बात यह है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे जाहिर सी बात है वो सेम होता है। सो लेट कंसिडर कर लेते हैं M जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो कि रिवॉल्व कर रहा है। इसी के साथ साथ जो E है वो जाहिर करेगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, जो कि कांस्टेंट टर्म होती है। वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम होता है। इसी लिहाज से अगर चार्ज की बात की जाए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम के। ठीक है। अच्छा, ZE जो हमने सपोज करा है, ZE बेसिकली ये है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है पूरा का पूरा हाइड्रोजन का, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो Z की जगह पे 1 लिख सकते हैं। बहरहाल ये हो गया हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, और कितनी दूर रिवॉल्व कर रहा है उसको R से जाहिर कर देंगे, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, कि ऑर्बिट का रेडियस क्या है। अब इन सब बातों को अगर हम याद रखें और हम ये बात देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली यहाँ पे रिवॉल्व करने का काम कर रहा है, तो वो रिवॉल्व कर क्यों रहा है? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक फोर्स अप्लाई होती है जो कि इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करती है। अब दो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स होती है बेसिकली उसको जाहिर करते हैं कूलम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दो चार्जेस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो फोर्स है वो कैलकुलेट की जा सकती है कूलम्स लॉ से। सो F बराबर होता है कूलम्स लॉ के मुताबिक K आता है जो कि कूलम्स कांस्टेंट होता है। पहला चार्ज आता है Q1, दूसरा चार्ज आता है Q2, और इनके दरमियान का डिस्टेंस होता है R का स्क्वायर। हमारे केस में क्या है? इन दिस केस, हमारे केस में जो कांस्टेंट है वो तो चलो हमने K से जाहिर कर दिया। एक जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा जो है वो ये प्रोटॉन हो गया यहाँ पर ZE जो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हम लिखेंगे R का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स बनेगी वो हो जाएगी K ZE का स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कूलम्स कांस्टेंट की, तो याद रखना ये जो K है बेसिकली ये कूलम्स कांस्टेंट है, और कूलम्स कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है पूरी की पूरी। कूलम्स कांस्टेंट बेसिकली चार्जेस के दरमियान के इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आपको बताता हूँ। ये रिप्रेजेंट करता है कि जब चार्जेस फ्री स्पेस में होते हैं तब वो कितना इंटरेक्शन करते हैं। तो ये जो फैक्टर होता है ये उनको रोकने का काम करता है। एप्सिलॉन नॉट उनको रोकने का काम करता है, मतलब बेसिकली इसका काम है परमिशन देना चार्जेस को इंटरेक्ट करने की, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है चार्जेस उतना कम इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को लेट से इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ k की जगह पर, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास बनेगा, ऊपर आ जाएगा ZE का स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखेंगे तो k की जगह पर 1/4 पाई आना था, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा r का स्क्वायर। ये वो फोर्स है जो बेसिकली चार्जेस को अट्रैक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन जब कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है किसी एक पॉइंट के अराउंड, यानी कि सर्कुलर मोशन करती है, तो अट्रैक्ट करने का काम तो चलो यहाँ पे कूलम की फोर्स कर रही है, चार्जेस के आपस के इंटरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन एक और फोर्स होती है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बेसिकली अवे मूव कराने का काम करती है। तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो अट्रैक्ट करने का काम कूलम की फोर्स कर रही है, और दूर जो है वो धक्का देने का काम जो है वो कर रही है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फार्मूला होता है F = mv²/r। ठीक है, ये हो गई वो फोर्स जो कि धक्का दे रही है, रिपेल कर रही है, और ये वो फोर्स थी जिसका काम था अट्रैक्ट करने का। इक्वेशन 2 अट्रैक्ट कर रही है ये फोर्स, और इसी तरीके से इक्वेशन 3 वाली फोर्स जो है वो रिपेल कर रही है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे नज़र ये आता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था ZE का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ साथ क्या वैल्यू थी देख लो दोबारा से, ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में लिखा हुआ है R स्क्वायर। हम भी लिख देते हैं यहाँ पर R स्क्वायर, और फिर ये आ गया हमारे पास R स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है mv²/r। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया, एक R से एक R कैंसिल। ठीक है जी, अब आप इसको रीअरेंज कर लें, और देखो रीअरेंज इस तरीके से करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि हमें फार्मूला ड्राइव करना है रेडियस के लिए। तो सारा का सारा जो काम होगा हमारा वो रेडियस से रिलेटेड होगा। तो फिलहाल इस इक्वेशन में मैं लिख देता हूँ mv² बराबर आ गया ZE² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक R जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा R। ठीक है, और फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा कि आप किसी तरीके से R की वैल्यू को अलग कर लो, क्योंकि मेन काम हमारा R की वैल्यू को अलग करने का है। तो R को अगर रीअरेंज करेंगे, R इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा ZE² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा mv²। यानी कि हुआ ये कि ये R इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, mv² इधर जाकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमें दोबारा से रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने वाले हैं हम लोग। अब देखो रेडियस मालूम करने के लिए जो जो चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, Z एटॉमिक नंबर, ये आपको मालूम होता है, पुट कर सकते हैं। E कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, M कांस्टेंट, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया वो भी कांस्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर V है कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो डिफरेंट हो सकती है, किस ऑर्बिट की बात हो रही है, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो इस वजह से कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से ये V ख़त्म हो जाए, या V का स्क्वायर ख़त्म हो जाए सिंपल वर्ड्स में। तो अभी मुझे बोहर की एटॉमिक थ्योरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हम लोगों ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सीखी थी, वो ये कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सही है ना, mvr बराबर होता है nh/2 पाई के, जो कि लास्ट पॉस्टुलेट था हमारे बोहर की एटॉमिक थ्योरी का। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू को अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2 है, पाई है, और यहाँ पर आ जाएगा m और साथ में आ जाएगा r। ठीक है, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब देखो दो काम कर सकते हैं, या तो इस v की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ सिंपल, या फिर पहले मैं इसकी स्क्वायरिंग कर लूँ और बाद में पुट कर दूँ। दोनों ही सूरतों में आंसर इक्वल आएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
मैं अभी इस पर स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बराबर आ जाएगा v का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर और r स्क्वायर। और फाइनली इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 बन जाएगी r इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था r, और r बराबर था हमारे पास जेड ई स्क्वायर ओवर, वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिखा हुआ था एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जगह पर हम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, और वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू आई है एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा m, और m का स्क्वायर था m स्क्वायर आर स्क्वायर, m स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, फिर रीअरेंज कर लेंगे। फ़िलहाल हमें जो कैंसिल होता नज़र आ रहा है, एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 4 से पूरा का पूरा 4 कैंसिल हो गया। और गौर से देखो तो ये जो आर स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचता है वो मैं लिख देता हूँ इधर। सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 बचा है, इधर आ गया जेड ई स्क्वायर। अच्छा, जो चीज़ें नीचे बची हैं जैसे पाई, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बच गया एक आर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक m बच गया, m भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड में जो बचा वो लिख लेते हैं। डिवाइड में बचा हमारे पास n स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ का ये एप्सिलॉन नॉट बचा है। अब याद होगा आपको फार्मूला हमें ड्राइव करना था रेडियस के लिए ना, तो r की वैल्यू को अगर अलग करता हूँ तो ये तीनों वैल्यूज़ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। और डिवाइड के अंदर हमें क्या क्या नज़र आ जाएगा, डिवाइड में हमें नज़र आएगा z और e का स्क्वायर, ये आ गया जेड ई स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या क्या बच गया, और हमारे पास बच गया है जेड ई स्क्वायर पाई m। z भी पता है आपको, पाई की वैल्यू भी पता है, m भी पता है, और e का स्क्वायर भी पता है। सो ये फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है रेडियस को फाइंड करने का। ये z लिखा हुआ है, 2 जैसा लग रहा होगा, बट ये z है। अब अगर मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूँ इधर जो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आप एक बात ऑब्ज़र्व कीजिएगा, पुटिंग ऑल वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो r बराबर आएगा n, फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। और फिर हमारे पास नज़र आ जाएगा यहाँ पर z, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बदल सकती हैं ना एटम के लिहाज से, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो सबसे पहले आ रहा है h का स्क्वायर। h का स्क्वायर का मतलब हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 का स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.84 एक्सपोनेंट माइनस का 12, ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई, n स्क्वायर मैंने अलग कर लिया था, डिवाइडेड बाय e का स्क्वायर, e का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एक ही बात है, माइनस का 19 और स्क्वायर, फिर आ रही है पाई की वैल्यू 3.14, और फिर आ रही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज़ जो है क्योंकि कांस्टेंट है, इनको हम पुट कर लेंगे और इनका एक आंसर निकाल लेंगे। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना n स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया z, इस पूरे को अगर आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं तो आंसर आएगा 0.529 और 10 रेज टू दी पावर -10, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको आपने याद रखना है, और ये वैल्यू जो है ना वो कहलाती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a नॉट से, जिसको बॉहर्स कांस्टेंट कहते हैं। a नॉट बराबर आ जाएगा 0.529 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स, मीटर्स में लिख रहा हूँ मैं, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो ये पावर जो है वो -8 हो जाएगी, लेकिन हम मीटर्स में लिख रहे हैं तो बात तो एक ही है ना, ये हो जाएगा 0.529 एक्सपोनेंट -10
मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसी एक्सपोनेंट -10 मीटर को बेसिकली आपको पता है किस में लिखा जा सकता है, इसी को एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जा सकता है। यही पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एंगस्ट्रॉम कहलाती है। तो हम कह सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये एक यूनिट है जो कि एक्सपोनेंट -10 मीटर या एक्सपोनेंट -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये पूरा कांस्टेंट इसके बराबर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, और बाकी जो बचा वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर का, R = A0 जो कि पूरी कांस्टेंट टर्म है, ये इतना सा 0.529 आपने याद करना है, n² अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और डिवाइड में आ जाएगा z। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन के। A0 की जगह पे आपने हमेशा ये पुट करना है एंगस्ट्रॉम में, और आंसर भी एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा। और इसके अलावा n की जगह पे ऑर्बिट का नंबर पुट करना है, और z आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह का जो रेडियस है किसी भी ऑर्बिट का। ठीक हो गई बात। अब हमारा दूसरा काम क्या था आज का? दूसरा काम था एनर्जी को कैलकुलेट करना। हमें एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो एनर्जी निकाल लें। ठीक हो गई बात। अब सबसे पहली बात यह है, अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये बताओ कितने टाइप की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, या टोटल कितने टाइप की एनर्जी आपको पता है। सो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे भाई हमें तो एनर्जी पता है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दूसरी डेरिवेशन है, तो दोबारा मैं इक्वेशन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये तो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब समझने वाली बात ये है कि हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। 1 बाय 1 दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, देखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बताओ कोई आसान तरीन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। बल्कि अगर मैं पूछूँ बताओ कोई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, तो सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के बराबर। अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है पर हमें उसकी स्पीड नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल इस्तेमाल किया था, उसमें हमारा एक आंसर था जो कि बराबर आ रहा था mv² के। तो हमें वो याद रखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। mv² एक आया था हमारे पास वैल्यू, mv² = समथिंग। ये देखो mv², इसको मैं एक नाम देता हूँ। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन A का, इसको आप याद कर लो। mv² बराबर आया था ze² / 4πε0 × r। तो डायरेक्ट हम mv² की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ze² 4πε0 r, ze² 4πε0 r। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के लिए mv² बराबर आ रहा था ze² / 4πε0 × r। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे mv² की जगह पर। तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी? इक्वेशन 2 जाहिर करती है काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा, ऊपर आ जाएगा ze²। अब ज़रा गौर से देखना, ये जो 1/2 है, या चलो लिख ही देता हूँ, ये 1/2 वाला 2 आ गया, और बाकी वैल्यू लिखी हुई है 4πε0 × r, 4πε0 × r। दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई करा कर काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी = ze² / 8πε0 × r। ये हमारे पास वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की। मैंने आपको कहा था ना, दो ही चीज़ें तो निकालनी है हमें, एक काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पर। अब काइनेटिक एनर्जी का तो बच्चों एक फार्मूला होता है ना, एग्जैक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वर्क डन होती है। सही है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर होती है वर्क डन के। किस चीज़ का वर्क डन? अब चार्ज के मामले में अगर देखा जाए तो एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से मूव करवा कर अगर एक पॉइंट तक लाया जाता है, ठीक है, तो कितना हमें जो है वो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
सो वैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का फार्मूला याद है ना, वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस से जाहिर कर दो या आर से जाहिर कर दो, एक ही बात है। अच्छा, नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर ही तब होती है जब आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और अगर चार्ज की रिपल्जन के ख़िलाफ़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा? ये हमारे पास आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, सबसे पहली बात इस फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू बराबर होती है z ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और साथ में हमें आर स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आर। ठीक है, अब ये जो पूरी वैल्यू आई है ना बच्चों, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, अगले पेज पे दिखा देता हूँ। देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से अगर आप लोग फोर्स की वैल्यू को अलग करोगे तो बराबर आएगा Q इंटू ई के। ठीक है, अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला निकालना चाह रहे थे। ई किस पर अप्लाई हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है एक इलेक्ट्रॉन पर। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो बराबर होती है के दूसरा चार्ज कौन सा है? दूसरा चार्ज है प्रोटॉन, जो कि होता है ZE डिवाइडेड बाय KQ अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है K की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फार्मूला बनेगा ZE स्क्वायर ओवर K की वजह से अपॉन में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो जो मैं आपको कह रहा था ना कि फोर्स का फार्मूला इसके बराबर है, वो इस वजह से है, पर वो हमें डेरिवेशन में शो करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस का ZE स्क्वायर ओवर 4 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, और साथ में मौजूद है एक आर। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमें पुट करनी है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 जाहिर करती है, हमें निकालनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी बराबर ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और साथ में मल्टीप्लाई हुआ था 2, तो ये हो गया था बराबर 8 के। ठीक है, और अभी जो हमारे पास एनर्जी आई है पोटेंशियल एनर्जी, वो माइनस में आई है, और माइनस की वैल्यू कितनी है? वैसे तो प्लस लिख देते, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लो 1/8, यहाँ पे लिखा है 1/4। तो अगर मिसाल के तौर पे 1/8, बाकी तो सारी वैल्यू सेम है ना, 1/8 में से माइनस कर दें 1/4, तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक ये है कि हमारे पास लेट्स से एलसीएम आ गया 8, और फिर ये हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगा 1 - 2। 1 - 2 बराबर होता है माइनस का 1/8। तो ये जो पूरी वैल्यू बनेगी, बेसिकली फॉर्मूला तो यही बनेगा, ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर नेगेटिव्स का साइन आएगा। तो हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। ठीक है, पर इसमें एक दिक्कत है अभी, वो ये है कि यहाँ पर आर की वैल्यू लिखी हुई है, और हमने तो आर का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया था, तो बेहतर ये नहीं है कि हम आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर दें। n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है, ये सब आगे पीछे करके तो लिख सकते हैं हम लोग। तो हमने r की ये वाली वैल्यू निकाली थी। अब अगर इस r की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, डिवाइड में लिखा हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E इज़ इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर ओवर
8 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, आर है, बल्कि आर की जगह पर तो मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये आर डिवाइड में लिखा हुआ था, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होने का मतलब ZE² m और पाई इधर ऊपर चला गया, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट। तो सब सिंपल सा काम आपने ये करना है कि आपने जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको आपने कैंसिल या मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नज़र आ रही है वैल्यू, कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा हो तो कैंसिल कर लो। सबसे पहले क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास बनेगा E = फाइनल फार्मूला माइनस का Z² E4m, सही है, Z² हो गया, E4 हो गया और m आ गया सीधा सीधा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या क्या वैल्यू आ गई, डिवाइड में आ गया 8, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और सिर्फ बच गया n² और h²। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई। अब ध्यान ये रखना है कि सारी वैल्यूज़ तो यहाँ पर कांस्टेंट हैं सिवाय n के, ठीक है, n के और z के, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता है कांस्टेंट हैं। या अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिहाज से तो फिर इसका मतलब z भी कांस्टेंट है ना। अगर हम हाइड्रोजन के बारे में लिख दें, फॉर हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की किसी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आपको पता है z बराबर होता है 1 के, तो z तो सीधा सीधा ख़त्म हो जाएगा, E बराबर आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला बराबर आ जाएगा माइनस का m बचा है और e की पावर 4 बची है, z की जगह पर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ गया, h का स्क्वायर आ गया, और जो बचा उसको अलग लिख देते हैं क्योंकि ये ऑर्बिट का नंबर है। अब ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट हैं, ठीक है, और अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू को हम निकालना चाहें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर ये जो k है, सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, हम k की वैल्यू निकाल लें तो k का आंसर बराबर आता है 2.18 एक्सपोनेंट माइनस का 18 जूल। एनर्जी की बात हो रही है तो बेसिकली जूल में मेजर होता है पर एटम, यानी कि ये तो हो गई एक कांस्टेंट टर्म, और अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी बराबर आ गई माइनस का k जो कि कांस्टेंट है 1/n², यानी जितना नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बढ़ता रहता है उतना जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसमें देखते रहो कि वो k के साथ डिवाइड होता रहता है, k के साथ डिवाइड होगा, वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। वैसे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि डिवाइड होकर छोटी हो जाएगी, लेकिन माइनस का साइन है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर होता है उतनी एनर्जी जो है ना वो उसकी बढ़ती चली जाती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये वो तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर भी रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और इन 3 सवालों में से 2 सवालों का जवाब आज हमने दे दिया है और इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।